नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। अचानक भारत के विदेश मंत्री और एनएसए अजीत डोभाल रूस की यात्रा पर जाने वाले हैं। पॉसिबल है कि इस यात्रा पर इसी महीने जाएं, लेकिन अगर इस महीने ये यात्रा शेड्यूल नहीं हुई, ये दौरा शेड्यूल नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है कि अगले महीने की शुरुआत में जाएंगे। इस यात्रा की खबर मात्र से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के पसीने छूटे हुए हैं कि आखिर ऐसे वक्त में जब लगातार अमेरिका भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, ट्रेड डील करने की कोशिश कर रहा है, एक तरफ 25% का टैरिफ लगाया, दूसरी तरफ पेनल्टी भी लगाने की बात कर रहा है अमेरिका की तरफ से, भारत की 5 कंपनियों को बैन करना हो या फिर यूरोपियन यूनियन का नायरा जो कंपनी भारत में है, जो तेल वो भेजती थी यूरोप में, उसे बैन करना हो। तो बहुत सारी चीजें एक वक्त पर चल रही थी। यहां बयान हो अमेरिकी सीनेटर का जो कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को वो खत्म कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे, या फिर बयान हो डोनाल्ड ट्रंप का जो कहते हैं रशिया और भारत की जो इकोनॉमी है वो डेड इकोनॉमी है। उस डेड इकोनॉमी के बारे में भी हमने आपको बताया था। तो जिस वक्त पर भारत और अमेरिका के बीच जो टसल है वो अपने चरम पर है, उस वक्त में आखिरकार भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल आखिर क्यों जा रहे हैं रशिया की यात्रा पर। उसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि अमेरिका का जो दबाव है, और स्टेफन मिलर बहुत करीबी हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने एक बयान दिया। शुरुआत करते हैं उस बयान से कि यह बयान इतना खास क्यों, और उसके बाद से क्यों भारत का यह रूसी दौरा बेहद ज्यादा खास हो जाता है। व्हाइट हाउस में बड़े सलाहकार हैं स्टेफन मिलर, मतलब कहें कि विदेशी मामलों पर, विदेशी नीतियों पर स्टेफन मिलर डोनाल्ड ट्रंप को सीधी सलाह देते हैं। सीधी मतलब बिना किसी रोक टोक के। इन्होंने एक इंटरव्यू इनका चल रहा था, ऑनलाइन था, इसमें इन भाई साहब ने गंभीर आरोप लगाया और कहा कि इंडिया खुद को तो अमेरिका का बड़ा दोस्त दिखाता है, लेकिन पीठ पीछे यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहा है। उनका दावा है कि भारत रूस से उतना ही तेल खरीद रहा है जितना चीन। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत पर इमिग्रेशन पॉलिसी में चीटिंग करने का भी इल्जाम लगाया। इंडिया हमारे प्रोडक्ट्स नहीं लेता, हम पर भारी टैरिफ लगाता है और इमिग्रेशन में भी अमेरिकी वर्कर्स के लिए नुकसानदायक काम करता है। मतलब पहले इस चीज को आप समझिए, जो इन्होंने कहा है कि फिलहाल के वक्त में जितना तेल चीन खरीद रहा है उतना ही तेल भारत ने खरीदा है। तो यहां अमेरिका के पास ऐसी रिपोर्ट्स हैं और इन रिपोर्ट्स को देखकर इनके होश उड़े हुए हैं कि जो लगभग साल भर में 107 मिलियन बैरल जो तेल चीन खरीदता है, उससे ज्यादा पिछले कुछ दिनों में भारत ने रशिया से तेल खरीदा है। और मौजूदा वक्त में अगर भारत रशिया से तेल खरीदना बंद भी कर देता है तो भारत ने इतना पैसा रशिया को दे दिया है जिससे कि वो यूक्रेन को मतलब पूरी तरीके से तबाह कर दे। ये कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है स्टेफन मिलर, ये डोनाल्ड ट्रंप को डायरेक्ट सलाह देते हैं, खासकर इमिग्रेशन और फॉरेन पॉलिसी के मसलों पर। इनके बयान से साफ है कि ट्रंप की टीम भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये आरोप कितने सही हैं? भारत तो रूस से तेल इसलिए खरीद रहा है क्योंकि वो सस्ता है। ये आरोप कितने सही हैं? हालांकि बात अगर करें इमिग्रेशन जैसी बात की, तो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनियों के जो सीईओ हैं वो भारतीय हैं और वो किसी की दया दृष्टि से नहीं पहुंचे, बल्कि अपनी काबिलियत से वहां पहुंचे। बाकी भारत को बदनाम करने की कोशिश स्टेफन मिलर की तरफ से की गई है। अब डोभाल और जयशंकर का जो दौरा है वो अपने आप में यह दिखाता है कि विदेश नीति में किसी का दबाव भारत नहीं झेलेगा, क्योंकि ट्रंप ने पहले भारत को, रूस को डेड इकोनॉमीज कहा था। इन देशों की जो मर्जी हो मुझे क्या, इन दोनों देशों के बारे में इन्होंने कहा था। फिलहाल तक जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि भारत S-400 की जो बैटरीज हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत सारी बैटरीज खर्च हुई S-400 की, उन S-400 की बैटरीज को खरीदने की बात करने के लिए जा रहा है और बाकी Su-57 फाइटर जेट की खरीद पर भी चर्चा हो सकती है। अब ये कोई पक्की डील तो नहीं है, बस शुरुआती बातचीत होगी, लेकिन इतना तय है कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों को लेकर गंभीर है और लगभग रशिया के साथ जाना भारत का तय है। यहां ये कोई पुष्टि अभी तक नहीं हुई, लेकिन ये जो यात्रा है, ये जो दौरा है, ये जियोपॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स है उसमें एक बहुत बड़ा मूव है। अभी पिछले ही दिनों भारत की तरफ से अमेरिका को यह साफ संदेश दे दिया गया कि भारत अमेरिका से F-35 नहीं खरीदेगा। ये वही F-35 है जिसे जो एलन मस्क हैं वो कबाड़ बता चुके हैं, दुनिया के तमाम देशों को भेजा है। हालांकि अभी ब्रिटेन की जो रॉयल आर्मी है
उसका एक फाइटर जेट केरल के एक पोर्ट पर, यहां एयरपोर्ट पर खड़ा था, लगभग महीने भर यहां खड़ा रहा, और किस तरीके की तकनीकी खामियां उसके भीतर थी वो दुनिया ने देखी। तो जिस तरीके से ट्रंप ने F-35 को लेकर, F-35 का प्रचार किया था, उसकी खूबियों का प्रचार किया था, भारत ने उन सारी खूबियों को एक झटके में कहीं ना कहीं तो कहें नेस्तनाबूद करने का काम किया। तो F-35 के साथ तो भारत नहीं जाएगा, तो भारत को 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट चाहिए, तो क्यों नहीं भारत रशिया के सुखोई 57 की तरफ जाए। इसके साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी एक बार फिर से मेक इन इंडिया पर जोर दिया गया और कहा कि अब वक्त आ गया कि मेक इन इंडिया को सपोर्ट किया जाए। मतलब भारतीय जो है वो अपने सामान का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, अपने सामान खरीदें, लोकल मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा दिया जाए। यह वही राष्ट्रवाद है। यहां इस चीज को गौर करिएगा जो जापान और साउथ कोरिया में दिखता है। जापान साउथ कोरिया के जो लोग हैं वो अपने ब्रांड्स को प्राथमिकता देते हैं, पहले अपने ब्रांड्स खरीदते हैं, उसके बाद विदेशी ब्रांड्स पर जाते हैं, जिससे उनकी कंपनियां दुनिया में छाती हैं। अगर हम भारतीय भी ऐसा करें तो मेक इन इंडिया ब्रांड्स की ताकत बढ़ेगी। लेकिन सच्चाई यह भी है कि भारत में विदेशी ब्रांड्स का क्रेज अभी भी कम नहीं हुआ है। कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट की अगर बात करें तो मिनटों में वहां टिकट बिक जाते हैं। लोग विदेशी ब्रांड्स को स्टेटस सिंबल मानते हैं। तो पीएम भले ही मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसे लागू करना आसान नहीं है। फिर भी लगातार कोशिश करते रहने से ऐसा होना बहुत हद तक संभव हो सकता है। यहां एक और चीज पर विशेष चर्चा करनी जरूरी है कि फेक न्यूज की जो फैक्ट्री है, पाकिस्तान और चीन दोनों ही फेक न्यूज की फैक्ट्री है। आजकल सोशल मीडिया पर एक बयान चलाया गया जयशंकर साहब का कि हमारी इकोनॉमी व्हाइट हाउस से नहीं चलेगी, ऐसा जयशंकर साहब ने कहा। मतलब इन लोगों ने, चीन और पाकिस्तान ने मिलकर ये फेक न्यूज फैलाई थी। इस दौरे पर इस बात का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। हालांकि एस जयशंकर साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा और कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि भारत ने अमेरिका के साथ विदेशी रिश्तों की समीक्षा शुरू कर दी है। यह भी पूरी तरीके से झूठ है। कुछ पाकिस्तानी और चीनी हैंडल्स तो भारत अमेरिका रिश्तों को खराब करने के लिए फर्जी खबरें लगातार फैलाने का काम कर रहे हैं और इन फर्जी खबरों में आपको नहीं आना है। अब वाकई में अगर भारत और अमेरिका के रिश्ते का सच जानने की कोशिश करें तो जवाब मिलता है कि रिश्ते अमेरिका और भारत के वाकई में खराब हो गए हैं, तो बिल्कुल खराब नहीं हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के आने से भारत और पूरे अमेरिका के रिश्ते खराब नहीं हो सकते। 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लगभग 3.25 साल का वक्त बचा है। ट्रंप की नीतियों से दिक्कत हो सकती है, लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्ते आज भी वैसे ही हैं। ट्रंप की पॉलिसी और उनके सलाहकारों के बयान दुर्भाग्यपूर्ण जरूर हैं। वो भारत पर दबाव डालकर ट्रेड डील से ज्यादा फायदा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये छोटी मोटी बातें भारत और अमेरिका के रिश्ते को नहीं हिला सकती, इस बात का भी आप समझ लीजिए। ट्रंप का असल मकसद बस बार्गेनिंग करना है और कुछ नहीं है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सके। देखिए, भारत और अमेरिका जब व्यापार करते हैं तो भारत अमेरिका से लगभग $45 बिलियन कमाता है और यह अपने आप में एक बड़ी बात है। अमेरिका का ये ऐसा दावा है या फिर ऐसा मानना है कि जो $45 बिलियन भारत कमाता है वो किसी ना किसी तरीके से या तो भारत ना कमाए और कमाए तो किसी ना किसी तरीके से वो अमेरिका में वापस आ जाए। यहां अमेरिका का जब रिश्तों की बात की भारत और अमेरिका की, अमेरिका का जो दोगलापन है उसे भी देख लेना जरूरी है, क्योंकि अमेरिका भी रूस से तेल खरीदता है। हालांकि इससे पहले जो 2022 में जब जंग शुरू हुई थी यूक्रेन और रशिया की, तब अमेरिका की तरफ से यह कहा गया था कि भारत जारी रखे तेल खरीदना या फिर भारत तेल खरीदे, क्योंकि रूसी तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया था किसने? अमेरिका ने, ताकि वैश्विक तेल की कीमतों में स्थिरता बनी रहे। 2024 में अमेरिका के पूर्व राजदूत एरिक गारसेटी जो भारत में थे, इन्होंने कहा था कि भारत का रूसी तेल खरीदना पश्चिम की नीति का हिस्सा है। तो ये सिर्फ बार्गेनिंग करना चाहते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पैसा भारत से वो कमा सके और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब ट्रंप और उनके सहयोगी स्टीफन मिलर भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि वो रूस के युद्ध को वित्तीय मदद दे रहा है, जो अमेरिकी नीति में बदलाव को दिखाता है। इसीलिए मैंने कहा दोनों देशों के रिश्ते नहीं बिगड़े हैं। हां, नीतियां दोनों देशों की अलग हो सकती हैं जिस तरीके से नए राष्ट्रपति आए हैं। अब भारत का जवाब भी यहां देख लीजिए। भारत ने जो जवाब दिया है वो कहा है कि अमेरिका जो बयान आजकल दे रहा है या जिस नीति पर चल रहा है वो पूरी तरीके से पाखंड है। हमारे मंत्रालय का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने तेल की सप्लाई मोड़ी, तब भारत को रूसी तेल की तरफ जाना पड़ा। इसका भी मतलब समझ लीजिए। देखिए,
इस युद्ध से पहले भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल किससे खरीदता था? मिडिल ईस्ट से खरीदता था। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका अपनी जरूरत का ज्यादा बड़ा हिस्सा कहां से खरीदते थे? रशिया से खरीदते थे। लेकिन युद्ध के बाद यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक मार्केट कैप लगा दिया गया रशिया के ऊपर कि आप $60 प्रति बैरल से ज्यादा का तेल नहीं बेच सकते हैं। अब इतना, हालांकि अमेरिका और यूरोप डायरेक्ट तेल नहीं खरीद सकते थे क्योंकि कहीं ना कहीं नाटो के सदस्य हैं और यूक्रेन के साथ खड़े थे, तो भारत को वहां अपना बाजार दिखाई दिया, भारत को वहां फायदा हुआ और भारत ने रशिया से तेल खरीदना शुरू कर दिया। हम जो पहले तेल मिडिल ईस्ट से खरीद रहे थे उस तेल को कंजप्शन करना शुरू किया यूरोपियन यूनियन ने। तो बात कहीं ना कहीं वही है, बस दोनों के खरीदार बदल गए या कहीं के इंटरचेंज हो गए। जो भारत पहले मिडिल ईस्ट से तेल खरीदता था वो रशिया से खरीदने लगा, जो रशिया पहले यूरोपियन यूनियन को तेल बेचता था वो अब उस तेल को मिडिल ईस्ट यूरोपियन यूनियन को बेचने लगा। बाकी भारत ने दुनिया के ऊपर एहसान किया तेल खरीदकर रशिया से, जो $60 बिलियन प्रति वर्ष भारत ने तेल खरीदा है। अगर ऐसा नहीं होता तो जो कीमतें आज 80 से 85 बैरल प्रति डॉलर कच्चे तेल की कीमतें हैं वो लगभग $137 प्रति बैरल तक पहुंच सकती थी। मतलब लगभग 1.5 गुना से ज्यादा तेल के दाम हो सकते थे और दुनिया में इससे मंदी आ सकती थी। लेकिन अमेरिका को फिलहाल बस अपनी डील करनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भारत ने कहा कि उसकी तेल खरीद राष्ट्रीय हितों, बाजार की उपलब्धता और कीमत जैसे आर्थिक कारणों पर आधारित है। हम 40 देशों से फिलहाल तेल खरीदते हैं, खरीदते रहेंगे। रशिया से भी खरीद रहे थे और रशिया से खरीदते भी रहेंगे, भले ही कितने भी आप पैतरे आजमा ले। भारत ने किसी भी वैध प्रतिबंध को नहीं तोड़ा क्योंकि वो रूस से $60 प्रति बैरल की कीमत की सीमा के तहत तेल खरीदता है। अब यूरोपियन यूनियन की तरफ से 18वें चैप्टर के और सैंक्शंस लगाए गए। हालांकि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की तरफ से अब तक रशिया पर लगभग 20,000 से ज्यादा सैंक्शंस लगाए गए हैं। 17 चैप्टर्स तक वो लगाए गए थे। अब 18वें चैप्टर में कहा गया है कि अगर रशिया को अपना तेल बेचना है तो रशिया को लगभग $47, जो आज कीमत $60 प्रति बैरल की कीमत से बेच रहा है, उसे घटाकर $47 प्रति बैरल करना होगा। अगर इतनी कीमत पर रशिया तेल बेच सकता है तो फिर भारत खरीदे या फिर चीन खरीदे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक आखिरी बात और जरूरी बात, पिछले कुछ दिनों में रिपोर्ट्स ऐसा दावा करती हैं कि भारत ने रशिया से इतना तेल खरीदा है कि उतने पैसे से यूक्रेन को धुआं धुआं कर सकता है। और यह अप्रत्याशित जो अचानक से बढ़ोतरी हुई है, हालांकि कहीं दर्ज नहीं की गई है यह बढ़ोतरी, सिर्फ दावा है कि यह भी अपने आप में कुछ दिखाता है कि कल को अगर सप्लाई चेन बाधित होने लगी। हालांकि भारत की तरफ से अमेरिका से भी तेल की जो खरीदारी है वो लगभग 51% बढ़ा दी गई है। जो तेल हम फरवरी तक प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात से पहले तक खरीदते थे अमेरिका से, आज जून तक की अगर रिपोर्ट्स देखें तो 51% की बढ़ोतरी उसमें देखने को मिली है। हालांकि ये कोई ऐसा नहीं है कि जब ट्रेड डील होने वाली है तभी ये हुआ है। फरवरी में ही इस तरीके की बात भारत और अमेरिका के बीच हुई थी कि भारत अमेरिका से और ज्यादा तेल खरीदेगा और 2030 तक लगभग 6.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल खरीदने की कोशिश है। लेकिन अगर अमेरिका का रवैया सही रहा तब, अगर अमेरिका का रवैया सही नहीं रहा तब ऐसा होना मुश्किल या कहें कि फिर नामुमकिन है। बाकी डोभाल साहब की और जयशंकर साहब की जो यात्रा रशिया की होने वाली है उससे कहीं ना कहीं अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है और ट्रंप की सांसें फूली हुई हैं कि आखिर क्या होगा। अगर SU-57 की डील भी हम वहां से करके आ जाते हैं तब भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह बहुत बड़ी हार होगी, क्योंकि F-35 को बेचने के लिए उन्होंने दबाव वाले टैक्टिक्स भी अब आजमा ली और सस्ता देने की भी टैक्टिक्स को आजमा लिया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।